नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली डोज ऑफ क्राइम स्टोरीज पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रवीण, जो कि आपको इस देश और दुनिया में हुई अलग अलग टाइप की क्राइम स्टोरीज को कहानी के रूप में परिवर्तित करके सुनाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। इसी कोशिश में हमारी आज की पहली कहानी आती है ममता नाम की लड़की की, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है, लेकिन बावजूद इसके उस पर एक प्रोस्टिट्यूट होने का टैग लगा। क्या वह हकीकत में प्रोस्टिट्यूट बनी थी या यह भी सिर्फ किसी एक साजिश का हिस्सा था, और इस साजिश का खुलासा हुआ था एक यूट्यूब ब्लॉगर की वजह से। क्या थी इस कहानी की हकीकत, जानने के लिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2024 से। इस कहानी के कुछ पात्रों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस कहानी की मुख्य किरदार है ममता उर्फ मनदीप, जो कि अपने परिवार के साथ मुंबई के एक पॉश इलाके में रहती है। ममता के पिताजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं और ममता की माताजी एक हाउसवाइफ। ये तीनों लोग अपनी जिंदगी को बड़े खुशहाल तरीके से जी रहे होते हैं। ममता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है। ममता के डेली रूटीन में सुबह सुबह अपने माता पिता की देखभाल करना और उसके बाद में फ्री होकर के अपने ऑफिस निकल जाना। ऑफिस से आकर के अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना, ये कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा था और ऐसे इन तीनों की लाइफ बड़े खुशहाल तरीके से निकल रही थी। तभी एक रोज ममता रात को 12 बजे तक जब अपने घर नहीं लौटती, तो उसके माता पिता दोनों चिंतित होकर के अपने आसपास के जान पहचान वाले और ममता के ऑफिस में और उसके कलीग्स को फोन लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहता और अल्टीमेटली उन्हें ही पता चलता है कि ममता उनमें से किसी के भी पास नहीं गई। तभी ममता के माता पिता को चिंतित देखकर ममता का एक कलीग, जिसका नाम इंद्रजीत होता है, वो रात को ममता के माता पिता के पास आ जाता है और वहां से वे तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब वो तीनों पुलिस स्टेशन जाते तो हैं, लेकिन कानून के अनुसार पुलिस 24 घंटे से पहले गायब हुए किसी व्यक्ति के बारे में FIR रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि ममता के पिताजी, जो कि खुद एक पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, तो उनके इंसिस्ट करने पर पुलिस उसी वक्त पर कार्यवाही तो चालू कर ही देती है। लेकिन सुबह हो जाती है और पुलिस को कार्यवाही में कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस केस की नए सिरे से शुरुआत करती है और पुलिस देखती है अपनी जांच पड़ताल के अंदर कि ममता का फोन उसके घर से निकलने के बाद कुछ दूर पर जाकर के बंद हो गया था। अब ममता के फोन के थ्रू पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो चुका था, तो पुलिस ममता के घर से लेकर के स्टेशन तक के बीच में जितने भी CCTV कैमरास थे, उन सभी की जांच करती है। उनकी जांच करने पर पुलिस को पता चलता है कि ममता घर से तो निकली थी, लेकिन अंततः वह रेलवे स्टेशन पहुंची नहीं थी। इसका मतलब ममता बीच से ही कहीं गायब हो गई थी। और यहाँ पर पुलिस का फिर दिमाग खनक जाता है कि अब हम इस केस का करें तो क्या करें। पुलिस अपनी जांच कर रही होती है और इसी बीच पुलिस ममता के माता पिता से पूछती है कि क्या ममता का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था या उसके साथ वो भाग गई हो। इस पर ममता के माता पिता कहते हैं कि ममता एक समझदार लड़की थी और अगर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर शेयर करती, क्योंकि हम लोग भी इस कंजर्वेटिव थॉट के नहीं है कि हम लोग उसे इस चीज से रोके। इस पर पुलिस उनकी बात मान करके अपने केस को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। पुलिस अपना काम कर ही रही होती है कि तभी अगले ही रात को ममता की माँ के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी साइड से आवाज होती है ममता की, जो कि अपनी माँ से कह रही होती है कि माँ, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ और आप लोग प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और आप लोग अपना ख्याल रखें। यहाँ तक कि ममता ने अपने पिताजी से भी बात नहीं की थी, जबकि ममता और उनके पिताजी का बॉन्डिंग कुछ स्पेशली था। हम यूं कह सकते हैं कि ममता अपने पिताजी से बात करे बगैर सोती ही नहीं थी, या फिर यूं कह लो कि ममता अपने पिताजी की हर बात का जवाब बड़े ही पोलाइटली तरीके से दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर ममता के पिताजी के लाख बोलने के बावजूद ममता ने अपने पिताजी से बात नहीं की और सिर्फ अपनी माँ को अपना और अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए कहकर फोन उसने रख दिया। अब जब अगले दिन ममता के माता पिता इस वॉइस कॉल के बारे में पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस इस केस को बंद करने के लिए कहती है और पुलिस कहती है कि हो सकता है कि ममता कहीं अपनी मर्जी से चली गई हो, तो हम लोगों को कुछ दिन वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वापस से ममता के पिता के इंसिस्ट करने पर पुलिस उस केस के अंदर अपनी छानबीन करने की कोशिश करती है और जिस नंबर से वो कॉल आया था उस नंबर के बारे में तहकीकात करना शुरू कर देती है। तभी अगली रोज ममता का जो दोस्त था, उसका कलीग इंद्रजीत, उसके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कुछ इमेजेस आती है और उस इमेजेस को देख करके हमें पता चलता है
कि ममता किसी दूसरे शहर में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, और वो फोटोज लेकर के इंद्रजीत पहले ममता के माता पिता के पास जाता है, और वहां से भी तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस भी इन फोटोज को देख करके हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर ये जानती है कि ममता कोई साधारण सी या कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं है जो कि शायद इस टाइप के काम में घुस भी जाए। ममता जो कि खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट होती है, हाईली क्वालिफाइड लड़की होती है, उसका इस तरीके का काम करना पुलिस की भी समझ से बाहर होता है। तो पुलिस उस चीज को सुलझाने के लिए उस फोटोज के जो बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस आ रही होती है, उनसे पुलिस पता लगाती है कि वो किसी ढाबे की फोटोज है। तो उस ढाबे की फोटोज को लेकर के पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, और पुलिस को अपनी पड़ताल में यह भी पता चला था कि बीते कुछ दिनों में ममता ने अपना एक रुख चंडीगढ़ की ओर भी किया था। तो ममता चंडीगढ़ वाली बात के लिए ममता के माता पिता से पुलिस पूछती है। तो इस पर ममता के माता पिता बताते हैं कि चंडीगढ़ में हमारी एक जमीन थी जिसको लेकर के ममता और उसके मामा जी के बीच में विवाद चल रहा था। इस पर पुलिस ममता के मामा जी को भी पंजाब से यानी कि चंडीगढ़ से मुंबई बुला लेती है। अब जब ममता के मामा जी पुलिस स्टेशन आते हैं और पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो ममता के मामा जी बोलते हैं कि जमीन का विवाद है, छोटा मोटा विवाद इस टाइप का हर फैमिली में चलता है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं अपनी भांजी को गायब कर दूं, और क्योंकि पुलिस के पास भी उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं होते, तो पुलिस को इस जगह पर ममता के मामा जी को वापिस से भेजना पड़ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में चली रहती है। तभी पुलिस को उस जगह का पता चलता है जहां से वो फोटोज भेजे गए थे। दरअसल वो फोटोज भी चंडीगढ़ के ही किसी ढाबे के थे। जब पुलिस उस जगह पर जाकर के पड़ताल करती है, तो वहां के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ममता अभी अभी अपने किसी कस्टमर के साथ में चली गई है। और जब उसके वापस आने का पता पूछते हैं कि किस कस्टमर के साथ गई है, कहाँ गई होगी, तो वहां के लोग यही कहते हैं कि साहब सब लोग ट्रक ड्राइवर है, और कौन किसको लेकर के कहा जाता है इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो आपको सिवाय उसके इंतजार करने के आपके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस अपने हाथ बांध करके वहां से भी वापस से आ जाती है और सोचती है कि इस केस का हम लोग क्या करें। काफी दिन बीतते हैं, तकरीबन 10, 12, 15 दिन की। कुछ दिनों के बाद में एक व्यक्ति पंजाब से, जिसका नाम रघुविंदर होता है, वो ममता के माता पिता के घर पर आता है और उनसे पूछता है कि मेरी ममता कहाँ पर है। ये सुनते ही ममता के माता पिता दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो उस व्यक्ति के पैरों में गिर के उससे पूछते हैं कि तुम ममता के बारे में क्या जानते हो। इस पर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो खुद यहाँ पर ममता को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी थी। इसी बीच में ममता के माता पिता पुलिस को भी कॉल कर देते हैं और पुलिस आकर के रघुविंदर को उठा करके अपने साथ थाने ले जाती है। थाने पर पुलिस अपने अंदाज में रघुविंदर से पूछताछ करती है, जिस पर रघुविंदर कहता है कि साहब मैं तो खुद ममता को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ, और चंडीगढ़ में कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मुंबई की पुलिस ने ममता को ढूंढते ढूंढते चंडीगढ़ आई थी। तो मैं ममता को ढूंढने के लिए चंडीगढ़ से मुंबई आया हूँ और मुझे 10, 15, 20 दिन लग गए ममता के घर का पता करने में। अब आप लोग मुझे बताइए कि मेरी ममता कहाँ है। इस पर पुलिस वाले रघुविंदर को ममता की एक फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर रघुविंदर साफ साफ मना कर देता है कि ये मेरी ममता नहीं है, और आप लोग मुझे बताओ मेरी ममता कहाँ गई। अब रघुविंदर का ये बयान सुनकर पुलिस के फिर कान खराब हो जाते हैं कि यार हम लोग तो केस में किस तरफ जा रहे थे और ये बंदा केस को अलग तरफ ले जा रहा है। तो पुलिस इस केस के बारे में कुछ अभी तक खास समझ नहीं पाई। तो पुलिस इस केस को वापस से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में पुलिस को याद आता है वो वाकया, जब पुलिस ममता के बारे में पड़ताल करने के लिए ममता के ऑफिस गई थी, जहां पर ममता के बॉस ने पुलिस को सब कुछ ऑफिस में तो नॉर्मल चलना बताया था, लेकिन वहां के एक ऑफिस बॉय की हरकतें पुलिस को थोड़ी अजीब लगी थी। तो पुलिस उस ऑफिस बॉय को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वहां पर वो ऑफिस बॉय पुलिस को बताता है कि ममता मैडम के गायब होने के 3 या 4 दिन पहले हमारे ऑफिस के बॉस और ममता मैडम में कुछ झड़प हुई थी, और ये झड़प कुछ पैसों को लेकर के थी। इस बात को सुनकर पुलिस वापस से ममता के ऑफिस जाती है और ममता के बॉस को उठा लाती है। यहाँ पर ममता के बॉस से अपने पुलिसिया अंदाज में पता करने पर पुलिस को पता चलता है कि ममता पर शक था, ममता के बॉस को, कि ममता ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का झोलझाल उसके अकाउंट्स में किया है, और वही रुपए मांगने के लिए ममता के बॉस ने कुछ दिनों पहले ममता को फटकारा था।
और ममता को कहा था कि मुझे 3 दिनों में मेरा पैसा वापस चाहिए, लेकिन इससे पहले ही ममता गायब हो गई। तो यहाँ पर पुलिस सीधे ममता के बॉस को बोलती है कि उसने तेरे रुपए नहीं दिए, इसका मतलब तूने उसे गायब कर दिया। लेकिन ममता का बॉस बोलता है कि सर, उसे गायब करने से मुझे कौन सा मेरा पैसा मिल जाएगा। तो आप ये जो एलिगेशन मुझ पे लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। और दरअसल पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत था भी नहीं, तो पुलिस को ममता के बॉस को भी छोड़ना पड़ता है। और अंततः हम देखें तो इस कहानी की शुरुआत जहां से हुई थी और जहां तक कभी पुलिस पहुंच पाई थी, बीच का सारा हिस्सा ब्लैंक आउट था। मतलब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। अब क्योंकि ममता एक चार्टेड अकाउंटेंट और एक हाईली क्वालिफाइड लड़की थी और इस केस को सोल्व करने में अभी तक पुलिस असमर्थ थी। तकरीबन महीना भर इस केस को बीत चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से ये केस काफी सुर्खियां भी बटोर रहा था। तभी एक दिन एक यूट्यूब ब्लॉगर पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से वो ममता के केस के बारे में बात करती है। जब ममता के केस के बारे में वो पुलिस से बात करती है तो पुलिस उस लड़की से पूछती है कि अभी तक आप कहाँ पर थे। तो इस पर वो लड़की कहती है कि सर, मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ और मैं अभी 2 दिन पहले ही यूएस से रिटर्न हुई हूँ, क्योंकि पिछले काफी वक्त से मैं इंडिया में थी नहीं, तो मुझे इस केस के बारे में कुछ था नहीं। और क्योंकि ये केस अभी 2-4 दिनों से मीडिया में काफी फ्लैश हो रहा है, तो मैंने इस केस के बारे में जब ममता की फोटो देखी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ जरूरी चीजें जो मुझे आपको बतानी चाहिए। इस पर पुलिस उस लड़की यानी यूट्यूब ब्लॉगर के साथ में होती है और उससे पूछती है, बताओ आप हमें क्या बताना चाहती हो। तो उस पर वो लड़की उन्हें एक वीडियो दिखाती है। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन ममता गायब हुई थी, उसी दिन वो लड़की ममता के घर और स्टेशन के बीच में किसी जगह पर अपना व्लॉग शूट कर रही थी। और उस व्लॉग को शूट करते टाइम उस लड़की के वीडियो में ममता भी कैप्चर हुई थी। और जब पुलिस ने वो चीज देखी तो पुलिस को लगा अब शायद इस केस में हमारी मदद हो सकती है। जब पुलिस ने इस वीडियो को आगे तक देखा तो पता चला कि ममता किसी सिल्वर कलर की कार में बैठ करके किसी के साथ गई है। अब उस कार में था कौन, ये पुलिस को पता चला नहीं, लेकिन कार का नंबर उस वीडियो के थ्रू पुलिस को मिल, जो कि काफी अहम सुराग होने वाला था इस केस को सोल्व करने के लिए। अब उस कार के मालिक का पता चलने पर पुलिस उस व्यक्ति को उठा लेती है। उस व्यक्ति का नाम होता है कार्तिक, जो कि पेशे से एक इंजीनियर होता है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो भी कुछ कोऑपरेट नहीं करता है, या फिर यूं कह लो कि उस व्यक्ति का इस केस में कुछ हाथ ही नहीं हो। लेकिन क्योंकि गाड़ी उस व्यक्ति की थी और उसकी गाड़ी में ही ममता के हेयर्स एंड ब्लड सैंपल मिले थे, तो पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही होती है कि तभी पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है, जिसका नाम है अलका, वो ममता के ही ऑफिस में काम करती है। यहाँ से केस ये दोबारा एक दूसरी तरफ मुड़ जाता है और पुलिस अलका को भी उठा लेती है। अब पुलिस की कुछ इंस्पेक्टर्स होती है, सिंघम टाइप जो लेडीज इंस्पेक्टर होती है, उनके सामने अलका ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं पाती और अंततः वो अपनी सारी हकीकत बयां कर देती है कि किस तरीके से उन लोगों ने क्या किया। यहाँ पर हमें पता चलता है इस केस का वो पहलू जिसके बारे में ना तो पुलिस ने, ना ही ममता के परिवार वालों ने, ना ही हमने और आपने अभी तक कुछ सोचा होगा। दरअसल अलका का उसके कलीग इंद्रजीत से अफेयर चल रहा होता है। और वो जो झोलझाल वाली बात हम लोगों ने की थी इस कहानी की शुरुआत में कि ममता के बॉस ने ममता के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था, वो रुपए भी इंद्रजीत और अलका ने मिलकर के ही चुराए थे। अब क्योंकि इंद्रजीत और अलका इन दोनों के ऊपर ममता का बहुत गहरा विश्वास था, तो ये लोग जो भी फाइल ममता के पास लाया करते थे, ममता उनके ऊपर आंख बंद करके सिग्नेचर कर दिया करती थी। और इसी का फायदा उठा करके इन दोनों ने तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का झोलझाल उस कंपनी में किया था, जो कि बाद में ममता के बॉस को पता चल गया था। अब जब ममता के बॉस ने ममता की फटकार लगाई थी, तो यहाँ पर इंद्रजीत ने ममता के आगे गिड़गिड़ाए, अपने हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज हमें इस केस के बारे में प्लीज हमें इस केस से बाहर निकालो, वरना बॉस हमारी बैंड बजा देगा और हमारी नौकरी खा जाएगा। लेकिन ममता, जो कि खुद एक प्रोफेशनल थी, तो उसने कहा था इंद्रजीत से कि मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देती हूँ, इन 3 दिनों में तुम खुद अपनी गलती अपने बॉस से जाकर के कह दो, तो तुम्हारी शायद कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन इंद्रजीत यहाँ पे रुकने वाला था नहीं और उसने अलका के साथ मिलकर के ममता को गायब करने की प्लानिंग रची। और वो इंद्रजीत ही था जिसने ममता के माता पिता के फोन पर जो कॉल करवाया था, वो एक्चुअल में कॉल किसी और लड़की ने नहीं बल्कि एआई, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कॉल किया गया था। और वो जो फोटोग्राफ्स भी इंद्रजीत ने पुलिस को दिखाए थे, वो फोटोज भी दरअसल ममता के थे ही नहीं। इंद्रजीत ने एआई का यूज करके, क्योंकि इंद्रजीत खुद एक इंजीनियर था जो कि अलका के ऑफिस में ही था और एआई में उसकी काफी अच्छी मास्टरी थी, इस वजह से इंद्रजीत ने इस केस को गुमराह करने के लिए इन चीजों का दाव चला। और पुलिस अभी तक इस केस तक पहुंच नहीं पाती अगर वो यूट्यूब ब्लॉगर
अपना वीडियो और उस वीडियो में आई कार पुलिस को नहीं दिखाती तो अब इस जगह में पता चला कि इन दोनों ने मिलकर के पहले ममता का किडनैप किया। किडनैप भी नहीं, यूं कहे कि अलका ने अपनी गाड़ी ममता के घर और स्टेशन के बीच में एक ऐसी जगह पे रोकी जहां पर कुछ सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं थे। वहां से ममता, जो कि इन दोनों की साजिश से अनजान थी, अलका की कार में बैठ गई और पीछे ही इंद्रजीत छुपा हुआ था, जिसने मौका पाकर ममता का उसी जगह पर मर्डर कर दिया था। और ये दो ही थे जिन लोगों ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। इन दोनों के क्राइम को कन्फेस करने के बाद में पुलिस ने ममता की बॉडी को भी डिटेन किया और उससे उनके घर वालों को सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर हम लोग कहीं पर भी कुछ छोटी मोटी गलती देखें तो उसे हमें इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए जिस तरीके से ममता ने इग्नोर किया। कि पहला तो उसने अपने बॉस को बताने के बजाय सीधा इंद्रजीत से बात की कि भाई तेरी गलती थी, क्योंकि मैटर काफी बड़ा था। तो ममता को ये गलती सीधे उसके बॉस को बतानी चाहिए थी। इसके बाद वो जानता, उसका बॉस जानता। दूसरी, ममता का हद से ज्यादा अपने दोस्तों पर, अपने कलीग्स पर विश्वास की वो उनकी फाइलों को बिना चेक किए ही अप्रूव कर दिया करती थी और इसी लापरवाही ने उन लोगों को मौका दिया वहां पर ठगी करने का, आई मीन करप्शन करने का। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी कि जिंदगी में कोई सा भी मोड़ किसी भी इंसान को किसी भी तरफ ले जा सकता है। ममता जो कि एक हंसी खुशी अपना जिंदगी जी रही थी, लेकिन अंततः उसका हुआ क्या, जबकि इस पूरे केस में, इस पूरे कांड में ममता की कहीं पर कोई गलती नहीं थी। गलती और लालच जिन लोगों ने किया वो था इंद्रजीत और अलका। परिणाम भुगतना पड़ा ममता को और उसके घर वालों को। ठीक है मेरे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।